सीबी शर्मा साहब ने, प्रोफेसर शर्मा साहब ने 2-3 सुझाव दिए थे। उस पर मैं सुजाता मैम आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार फिर से मैं जाना चाहूंगा शिव पाहुजा जी के पास। ये जो बातें इन्होंने कही आनंद कुमार जी ने कि गांव के बच्चे होते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी बहुत सेवी नहीं होते हैं, तो ऑनलाइन की बजाय फिजिकल कराना ज़्यादा सही है। एक तो इस लॉजिक में कितना दम है। दूसरा, चूंकि आप खुद बच्चों को पढ़ाती हैं, तो मैं थोड़ा सा एक सवाल और पूछूं कि जो अभी कह रहे थे डॉक्टर साहब कि बच्चे किस मेंटल स्टेटस से गुजर रहे होंगे, अब 4-5 दिन बाद फिर से परीक्षा होगी, एक फ्लो टूट चुका होता है, तो ऐसे बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ऑनलाइन वाली बात करूं, आज से 5 साल 6 साल पहले की बात होती तो मैं बोलती कि हाँ ऑनलाइन बच्चों के लिए टफ है। आज अगर आप सरकार का भी देखेंगे तो हर सरकारी जो स्कूल है वहां पर कंप्यूटर मुहैया करा दिए गए हैं। तो अगर हम ये शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सरकार ये इंश्योर करेगी कि बच्चों को थोड़ा मॉक पेपर कंप्यूटर पे देने की आदत हो जाए। दूसरी चीज, अगर आज बच्चा तैयारी ऑनलाइन कर सकता है तो बच्चा एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं दे सकता? ये तो सिखाने वाली बात है। एंड मुझे लगता है हम जब विकसित भारत की बात करते हैं, जहां हम एआई की बात करते हैं, एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को उन इकोनॉमी से। आप यूएस की बात करिए, आप यूके की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहां जितने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं सारे एग्जाम ऑनलाइन सीबीटी मोड में ही होते हैं। तो ये तो इंटेंट की बात है, अगर एनटीए चाहता तो ये ऑनलाइन किया जा सकता है। एंड अब जो हो गया हो गया। मैं आपके माध्यम से अपने बच्चों को यही सलाह देना चाहूंगी कि पहली चीज आप 2027 के लिए प्रिपेयर करें, उसी मोड में करें जो अभी चल रहा है, ऑफलाइन मोड में। एंड दूसरी चीज एनटीए को कहना चाहूंगी कि अब जो 2026 के बच्चे मझधार में हैं, उनको नहीं पता कि अब एग्जाम कब होगा, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन के लिए टाइमलाइन होना बहुत जरूरी है कि अब एग्जाम के लिए उनके पास 10 दिन है या 1 महीना है या फिर 2 महीना है। तो पहले तो ये रिलीज करा जाए एंड 2027 वाले बच्चों को भी ये क्लियर करा जाए कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। दूसरा आपका सवाल था कि ऑनलाइन में, हाँ जी, हाँ सॉरी, अपनी बात पूरी करें। दूसरा सवाल ये था मेरा कि जो बच्चों का जो थोड़ा सा अपना फ्लो टूट चुका है, जिनको जो एग्जाम मेहनत से किए, तो कैसे मनोबल को फिर से वापस लाएं, कैसे उस फ्लो को बनाएं? हाँ, 2 कैटेगरी के बच्चे होंगे। पहली कैटेगरी ये है जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया, उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है कि वो और इंप्रूव कर सकते हैं, उनको और समय मिल गया, 1 महीना या 10 दिन, जितना भी समय मिलेगा। दूसरी कैटेगरी के बच्चे जिनका सिलेक्शन हो चुका था, उनके लिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू हो गया है, कॉन्फिडेंस उनका ब्रेक हो गया है। जिस एग्जाम में उन्होंने मेहनत करके, आप मानिए हम बच्चों के साथ ना ग्राउंड लेवल पर जुड़े होते हैं, डे 1 से जब वो प्रिपरेशन चालू करता है। कुछ बच्चे 1 साल लेते हैं, कुछ बच्चे 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। एंड जब वो सिलेक्शन लेते हैं तब उनकी खुशी का लेवल देखो। यहाँ 22 लाख बच्चे इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ 22 लाख की जगह करोड़ों लोग हैं, क्योंकि एक बच्चा जब प्रिपरेशन करता है वो अकेला नहीं है, उसके पेरेंट्स भी साथ इन्वॉल्व होते हैं, उसके टीचर, उसके कोचिंग संस्थान, शिक्षक, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इतने लोगों का भरोसा एक साथ टूटा है, तो बच्चे को वापस आने के लिए, अपने आप को रिडीम करने के लिए, दोबारा तैयारी करने के लिए समय लगता है। एंड अब बस मैं ये कहना चाहूंगी कि कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिले। अगर इसमें कोचिंग संस्थान भी इन्वॉल्व है, अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट आती है, तो बिल्कुल एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि अगले साल अगर कोई ये जुर्म करे, ये क्राइम करे, तो उसको डर लगे कि यार मैं गलत कर रहा हूं, पिछले साल ये सजा। हम बाकी के भी तो क्राइम्स देखते हैं, फास्ट ट्रैक कमेटी बनती है, एक स्पेशल टास्क फोर्स आ जाती है, तो हम नीट को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? आप देखिए, जो बच्चा जिसके पास मान लीजिए पेपर लीक का नहीं पता चलता, एंड सच में कुछ बच्चों के पास पेपर होता है, एंड आज वो एम्स में जाकर पढ़ रहे होते, क्योंकि पेपर का 80% पेपर तो बाहर आ गया था। आप जब कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कितना भरोसा होता है कि ये अच्छा डॉक्टर होगा क्योंकि इसने एम्स से अपनी डिग्री करी है। लेकिन आज के समय ये क्या क्लैरिटी है कि वो एम्स में गया कैसे? क्या वो फेयर तरीके से गया, या फिर वो पर्सन था जिसके पास ये लीक्ड पेपर पहुंच चुका है? तो ये सवाल हमारे यूथ का है, 18-20 साल के बच्चे। बात यहाँ पे, हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया सुजाता राव मैम। ये सिस्टम पर भरोसा कायम रखना, ये कैसे किया जाए? क्यों नहीं, मैं बहुत ही सीधा सवाल पूछूं, क्यों नहीं इस पेपर लीक के बाद, पूरे देश भर के एग्जाम कैंसिल होने के बाद, एनटीए के डायरेक्टर का इस्तीफा ले लेना चाहिए, या फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मोरल ग्राउंड पे, और कोई ना कोई एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि अगली बार कोई ऐसे हिम्मत ना करे? देखिए, एक तो है कि इनको अकाउंटेबल करना, वो अभी सीबीआई इंक्वायरी थी, चालू हो गया। एक तो यहाँ पे तमाशा हो गया, कुछ गलती होती है सीबीआई के दो उसके बाद नो फॉलो। बट आई होप इन दिस केस कि वो करेंगे। पर मेरा तो ये मानना है, क्योंकि काफी सालों से ये देख रहे हैं हम, कि ये एनटीए एग्जाम कंडक्ट करना उनके बस में नहीं लग रहा मुझे। और मैं सोचती हूँ आफ्टर लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन कि ये नीट को ऐसे सेंट्रलाइज करना ही अच्छी आइडिया नहीं है। अब देखेंगे तो नेपाल, बांग्लादेश, ऐसे कोई 4-5 देशों में ये सेंट्रलाइज एग्जाम है,
पर हमारे देश में 22 लाख पीपल लेते हैं, तो इसको डिसेंट्रलाइज करके जैसा पुराना सिस्टम था वो जो स्टेट्स अपने आप कर सकते हैं उनको करने दीजिए, और जिन स्टेट्स को सेंटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करें तो उनको वो नीट द्वारा कर सकते हैं। तो सो दैट एक ही दिन में एक चीज लीक हो जाए और पूरे देश में सबको ये पनिशमेंट पनिश ना करना होना पड़े। हाँ, दूसरा है ये कि आप जैसे मैडम ऑनलाइन करना हो तो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, वो क्रैक प्रूफ हो जाए, जैसे यूएसएमएलडी यूएस वगैरह में है, बार बार हर महीना एटलीस्ट 3-4 टाइम्स चांसेस मिलती हैं साल में। तो ऐसा ये नीट एक दिन का अफेयर ना बना के ये ऑनलाइन करें तो 6-7 चांसेस दीजिए, वो हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। आई मीन 2 अटेम्प्ट्स बट चांसेस तो स्प्रेड हो सकती है। ऐसे रिफॉर्म्स को इनको सोचना पड़ेगा, पर मेरे को लगता है कि इस साल हो गया, अगले साल भी चीटिंग होने वाला है। बिल्कुल, यही जो डर है ना, जो आपने आशंका जताई है, वही आशंका खत्म करना है यहाँ पे। प्रोफेसर शर्मा साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रमोद माहेश्वरी साहब एक सवाल, ऑनलाइन को लेके अलग अलग मत निकल कर सामने आए। पाहुजा ने बोला कि नहीं ऑनलाइन बिल्कुल किया जा सकता है, सुजाता राव मैम ने बोला ऑनलाइन किया जा सकता है। आपका मत क्या है, ऑनलाइन में क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है उस कमेटी ने जो 7 सदस्यीय कमेटी बनी थी उसने भी एक सिफारिश की थी कि उसको ऑनलाइन करना है। उनके सारी सिफारिशें मान ली गई कि स्कॉट गार्ड लगा दो, चेकिंग कर दो, और क्या कहते हैं जीपीएस लगा दो, और लेकिन जो असली सिफारिश उसको मानी ही नहीं गई। आखिर दिक्कत कहाँ आ सकती है ऑनलाइन करेंगे तो? मेरे नजरिए से तो ऑनलाइन में कोई दिक्कत ही। लक्ष्मण जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, एक मिनट। हाँ, ये जुड़ना चाहती हूँ आपके बात से कि जब एनटीए कॉन्स्टिट्यूट किया था, पर्पस वाज टू डू ऑनलाइन। उनका ये मकसद नहीं था कि ये पेपर वाइज, क्वेश्चन पेपर वाइज एग्जाम्स, इतने बड़े बड़े एग्जाम्स करने के लिए तो नहीं किया था उन्होंने। तो वो जो ऑब्जेक्टिव, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था वो ऑनलाइन था, और जाके उन्होंने बदल दिया। हाँ, उनको कैपेसिटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है टू कंडक्ट दिस एग्जाम। थैंक यू। प्रमोद जी, मेरा मानना ये है कि ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है और हम टेक्नोलॉजी में आगे भी हैं। आप बहुत आसानी से ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हैं। ये इंटेंट का इशू है कि आप कराना चाहते कि नहीं कराना चाहते। जब आप जेई एडवांस, जेई मेन दोनों ऑनलाइन करा सकते हैं, वो भी बड़े स्टेक एग्जामिनेशन है, उनमें भी 14-15 लाख बच्चे बैठते हैं और काफी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। आप जेई तो नीट क्यों नहीं करा सकते? और नीट को स्प्रेड कर दीजिए, जैसे जेई में आप करते हैं। आप डायनेमिक क्वेश्चंस कर दीजिए, ऑप्शंस बदल दीजिए। आपके पास इतने सारे मैकेनिज्म है टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर कि अगर छोटे मोटे अगर उसमें कोई गड़बड़ हो भी जाए तो वो मास लेवल पर नहीं हो सकती, और पहले बात तो वो हो ही नहीं सकती। जब आप देखिए जीआरई ऑनलाइन होता है, जीमेट ऑनलाइन होता है। अभी मैम बोल रही थी कि आप मल्टीपल टाइम ऑप्शन दीजिए, कितनी बार करेंगे, कैसे करेंगे? तो आई थिंक देयर इज अ इंटेंट इशू। अगर इंटेंट अगर होगा तो आई थिंक सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। इंटेंट ही नहीं, अगर आपको बस डिसाइड कर रखा है कि हमें नहीं कराना है, सेंट्रलाइज ही कराना है और ये पूरा सिस्टम है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात को सीरियसली ले नहीं रहे। जैसे कि पूरे सिस्टम को 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। पहले एक क्वेश्चन पेपर बनने से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचना, और एग्जामिनेशन सेंटर के बाद जो इवेंट होता है, एनटीए ने एग्जामिनेशन सेंटर के बाद के इवेंट के लिए तो सारे एक्शन ले लिए, परंतु उसके पीछे का जो उनको अपना खुद का काम करना था उसका कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और उसको सही करने की, दुरुस्त करने की जरूरत मुझे दिख रही है, और वो ऑनलाइन से बहुत आसानी से हो सकती है। ऑनलाइन से बहुत आसानी से हो सकते हैं, लेकिन आपने जो एक बात कही ना इंटेंट की, वो एक बात है। प्रोफेसर शर्मा साहब के पास जाऊंगा, लेकिन कुछ शुभम महाजन को जोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर महाजन। यस, मैंने काफी सुना कि एनटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि नीट में दिक्कत आ रही है, बट मैं ये काफी क्लियर करना चाहूंगा कि काफी सारे जो मेरे जेडब्ल्यू मेंस के कैंडिडेट्स थे उनके साथ एक दिक्कत हुई थी। पहले जब रिजल्ट मैसेज पे आया तब 98 पॉइंट समथिंग, 99 पॉइंट समथिंग और रैंक लिख के आया, और 2 दिन बाद वही रिजल्ट अपडेट होके 1 परसेंटाइल और 2 परसेंटाइल कर दिया गया, जबकि उनके रिस्पॉन्स शीट पे उनके अच्छे खासे नंबर बन रहे थे, 225 230 ऐसे नंबर बन रहे थे, जो कि काफी अच्छे नंबर होते हैं जेडब्ल्यू में, और फिर भी उनका परसेंटाइल 1.23 और 1.53 बता रहा था। ठीक है, मैं आपको कोट विद एग्जांपल कर सकता हूँ, अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो हमने काफी सारा मतलब ये किया उनके साथ में, मेल्स किए, काफी कांटेक्ट किया है, बट इस चीज पे कोई हमें आज तक रिप्लाई नहीं मिला है।
तो दिस इज अ वेरी कोर इशू विद एनटीए, और उनके तरफ से कोई रिप्लाई कि हम लोग मतलब एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते। तो ये एक हो बड़ी सकता है बात तो यहाँ पे ऑफलाइन में भी हो सकता है। ये तो इंटेंट इशू है। हाँ, ये तो इंटेंट इशू, ये तो ऑनलाइन intent ऑफलाइन issue- दोनों जगह हो सकता है। नहीं, लेकिन ये है कि आप ऑनलाइन करते हैं तो ह्यूमन इंटरवेंशन को आप कम कर रहे होते हैं। जब आप ह्यूमन Correct. इंटरवेंशन को कम कर रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा लेफ्ट राइट होने की संभावना कम रहती है। ये हर जगह देखा गया, मतलब सिर्फ हम एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट के कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम में हमने देखा है जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत दुरुस्त हुई हैं। अब जब करने पर आदमी उतारू हो ही जाए तो ऑनलाइन को हैक कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक सिस्टम है। लेकिन जो बात सुजाता राव मैम ने कही वही सवाल लेकर के मैं प्रोफेसर शर्मा साहब आपके पास आना चाहता हूं। इतना यकीन के साथ मैम कह रहे हैं कि इस बार हो गया, अगली बार भी होगा, ये यकीन क्यों आ रहा है? सिस्टम पर इतना भरोसा क्यों नहीं लोगों का आ पा रहा है? ये भरोसा आने के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना जरूरी नहीं है क्या? मुझे प्रसन्नता है कि सुजाता जी ने ये याद दिलाया कि एनटीए की स्थापना ही हुई थी ऑनलाइन कराने के लिए। इसलिए आई एम प्रिवी टू द डिस्कशन इन द मिनिस्ट्री एमएचआरडी, जब प्रकाश जावड़ेकर जी थे मंत्री, और उन सारे डिस्कशन का मैं पार्ट था। जब एनटीए के बारे में सोचा जा रहा था, हम लोगों ने यही सोचा था कि ये संस्था ऑनलाइन केवल कराएगी, इसीलिए। और सेक्रेटरी थे सुब्रमण्यन, आई एम श्योर सुजाता राव विल रिमेंबर, मिस्टर सुब्रमण्यन वाज द सेक्रेटरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। और हम लोगों ने यही सोचा था कि ये केवल ऑनलाइन कराएगा। सडनली उसको इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हाथ में डाल दी गई और उसके लिए वो संस्था तैयार नहीं है। तो बहुत सही ये याद दिलाया कि आपने ऐसी संस्था बनाई जिसका ये काम नहीं था, उसको ये काम थमाया। अभी भी रिव्यू करने की जरूरत है। दूसरी बात जो मैं कहूंगा, इतने सारे लोग विचार दे रहे हैं कि ऑनलाइन कराइए। भारत के लिए ऑनलाइन एंड डिजिटल मोड ही और सॉल्यूशन है। हम इतनी बड़ी आबादी है कि हमको वो करना ही पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर, मैं एक बहुत ही रिमोट जगह में अभी हूं, यहाँ बिल्कुल काम नहीं करता है। यहाँ के बच्चे क्या करेंगे? तो मेरा ये मानना है कि आप जब तक पूरी तरह तैयार नहीं है और आपका फोकस यहाँ नहीं है, आपका रेलवे टिकट क्यों नहीं फेल करता है, आईआरसीटीसी क्यों नहीं फेल करता है, क्यों एग्जाम ही फेल कर जाता है? कारण ये है, इट्स बिग बिग मनी। नहीं, वहां भी एजेंट हैक कर लेते हैं, टिकट पहले बुक कर लेते हैं। यहाँ पर इतना पैसा इन्वॉल्व है कि कुछ भी कोई भी कर रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा, इसका स्टेक छोटा करिए। आप जितना बड़ा स्टेक कर दिए हैं, कोई भी कुछ भी देने को तैयार है, करा रहा है। कोचिंग सेंटर्स को कुछ भी पैसा दे रहे हैं बच्चे, उसको कम करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर 2 या 3 स्टेज में एग्जाम लेना पड़ेगा। जो लास्ट बात मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक गलती से लाइन हम लोगों से लिखा गया कि भारत में 10,000 ऐसे कॉलेजेस हैं जो फेक डिग्री देते हैं। पूरी दुनिया में मेरे टीचर्स जो पढ़ा रहे थे, उनको कहा गया कि आप जाके इंडिया से ये सर्टिफिकेट लेके आइए कि आपने जहां से बीएड की डिग्री ली वो फेक नहीं था। और हजारों लाखों टीचर बाहर पढ़ा रहे हैं, उनको ये लेना पड़ा। आप भूल जाइए कि आप ये डिबेट आइसोलेशन में कर रहे हैं और केवल भारत सुन रहा है, ये दुनिया सुन रही है। और जैसा कि अभी पाहुजा जी ने कहा कि साहब हम सब कर रहे हैं, ये डॉक्टर एम्स से तो पढ़ा, लेकिन कैसे घुसा था? जब दुनिया पूछने लगेगी कि आप नीट पैसा देके पास किए थे या जेन्युइन पास किए थे, इसका कैसे मैं तय करूं, और पूरी दुनिया से आपके डॉक्टरों को लौटाने लगेंगे, तो क्या होगा? आप भूल जाइए कि आप आइसोलेशन में ये डिस्कशन कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस बात को सुन रही है और पूरी दुनिया देख रही है कि भारत का डॉक्टर होता कैसे है। और मैं पुनः प्रधानमंत्री को कोट करूंगा, बारी बारी से उन्होंने कहा है, हमारे शिक्षक जाके दुनिया भर में पढ़ाएं, दुनिया भर में काम खोजें, हमारे नर्सेज दुनिया भर में काम खोजें, हमारे डॉक्टर दुनिया भर में काम खोजें, क्योंकि हमारी बड़ी युवा आबादी है जिसको दुनिया में ही काम खोजना पड़ेगा। आप कर क्या रहे हैं? आप केवल नुकसान बच्चों का नहीं कर रहे हैं, हम इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि भारत का नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है, हमारे शिक्षा का साख गिर रहा है और ये बहुत खतरनाक है। ये बिल्कुल बहुत खतरनाक है, क्योंकि सिर्फ एक इसमें मैं एग्जाम एक का पॉइंट कैंसिल और होना ऐड नहीं करना है। चाहूंगी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही इन्होंने बोला है। हम जो नीट के बच्चे हैं ना, आप उनका
एज देखिए, 18 से 22 साल का बच्चा नीट का यूजुअली एग्जाम देता है। ये हमारे देश का युवा है। आज अगर इतनी कच्ची उम्र में वो देखेगा कि जिस एग्जाम के लिए उसने 2-2, 3-3 साल लग के तैयारी की एंड लास्ट में उसके स्कोर भी आया और वो एग्जाम रद्द हो गया एंड लीक हो गया, हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उस इतने से बच्चे में। वो क्या देखेगा कि यार मेरे देश में कोई भी एग्जाम बिना करप्शन के नहीं हो पा रहा है, बिना ये धांधलेबाजी के नहीं हो पा रहा है। अभी अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी कि 10 लाख रुपए में एक बच्चे ने पेपर खरीदा। ऐसे डॉक्टर का हम क्या करेंगे? ये आप सोचिए, एम्स वो इंस्टीट्यूट है जहां पर सारे बड़े नेता, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, सबका इलाज एम्स दिल्ली में ही होता है। अगर इस तरीके से सारे के सारे पेपर बाहर आ जाएंगे तो आज से 10 साल बाद जब वो बच्चा डॉक्टर बन के निकलेगा, एम्स में काम कर रहा होगा, क्या गारंटी है कि वो उनका इलाज ठीक करेगा? तो हमें एक एग्जाम्पल दोषियों के लिए तो सेट करना ही करना है, लेकिन हमें अपने युवा के बारे में भी सोचना है कि उनके लिए भी हमारे देश के प्रति एक अच्छी भावना है एंड वो पॉजिटिव सोच है हमारे देश के लिए। हाँ बिल्कुल, दरअसल इसमें प्रोफेसर शर्मा साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। सभी एग्जाम के लिए अपर एज लिमिट है, मेडिकल एंट्रेंस के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी बैठ सकता है। तो फौजा मैम तो कह रही है 18 से 22, लेकिन आप देखिए कि कितने सारे 40, 45, 50 साल के लोग बैठ रहे हैं। वो क्यों बैठ रहे हैं? उनका क्या स्टेक है? वो क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं या परीक्षा में बैठना चाहते हैं? बड़ी सारी गड़बड़ियां हैं। देखिए, मुझे समझ नहीं आता है ईयर आफ्टर ईयर ये बिल्कुल। हो रहा है। दरअसल इसमें हमें प्रोफेसर शर्मा सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम लोग इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, कहीं जाएगा नहीं। बहुत दिलचस्प मोड़ पे चर्चा पहुंच चुकी है। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद।